CAPFAC 2023 के जो पेपर 2 है उसमें आज हम लेक्चर नंबर 3 देखेंगे। इस वीडियो में हम आज 2021 का जो पेपर है, जो पेपर 2 आया हुआ है 21 में, उसके एनालिसिस देखेंगे, उसके क्वेश्चंस को समझने की कोशिश करेंगे। कल वाला जो वीडियो था उसमें हमने 22 वाले पेपर को देखा था। हमेशा ध्यान रखो कि प्रीवियस ईयर पेपर को जितनी बार आप देख सको, जितनी बार आप समझ सको, वो बेटर है। और जो दो टॉपिक, जो आर्टिकल जो दो दिया हुआ है, एक आपका प्रेसी राइटिंग वाला और एक आपका रीडिंग कम्प्रिहेंशन वाला, वो उसको आपको हर हाल में पढ़ना है। उसको देखो कि कितने अच्छे वेल डिफाइंड, वेल डेकोरेटेड वो बनाया हुआ है, कहाँ कॉमा लगाना है, कहाँ सेमीकोलन लगाना है, कहाँ फुल स्टॉप लगाना है, कहाँ पैराग्राफ चेंज करना है, ये सारी चीजें आपको उसमें दिया हुआ है। तो एक जो हमें लगता है ना कि हम किस बेंचमार्क में चीजों को लिखें, तो वो एक तरह से आपका वो आईना है कि इस तरीके से हमें लिखना है, और तो ऑब्वियसली मार्क्स मिलेंगे। और हमेशा ध्यान रखो, कोई भी परफेक्ट आंसर नहीं होता है, कोई भी लिखे 20 में से 20 इसमें नहीं दिया जा सकता है। जो आपका कॉपी चेक किए हैं, साइज सॉरी, जो क्वेश्चन सेट किए हैं वो भी लिखेंगे, तो हम ये नहीं कह सकते हैं कि ये परफेक्ट आइडियल आंसर है, क्योंकि दुनिया में एन नंबर ऑफ पीपल हैं, सबका डिफरेंट डिफरेंट अप्रोचेस ये होगा। तो हम इन चीजों को प्रॉपर तरीका से नहीं कह सकते हैं, बट एनीवे जो भी चीजें हैं, जिस ढंग से है, आपको उसको देखना है, अपने तरीके से एवरेज प्लस परफॉर्म करने का सारे पेपर में कोशिश करना है। तो ये इसमें से जो क्वेश्चन है, ऐसे आपको ऑब्वियसली है 4 ऐसे लिखना होता है 6 में से। तो जो सेलेक्ट करने का है, इधर आप 2 सेलेक्ट करो या फिर आपको 2 रिजेक्ट ये करना है। अब ये देखो, जो पहला क्वेश्चन का रहा कि चाइनीज इकोनॉमिक पॉलिसीज इन कंट्रीज बॉर्डरिंग इंडिया। तो जो भारत के सीमावर्ती जो क्षेत्र हैं, देश हैं, जो देश हैं, उसमें चीन की आर्थिक नीति, तो जो हमारे सीमावर्ती क्षेत्र में है, तो एक तो सबसे पहला जो पाकिस्तान, वो आप चाणक्य नीति लो या किसी भी नीति के थ्रू लो, कि इसमें से क्या है कि जो कहते हैं ना कि इनमी का इनमी, इनमीज इनमी, ये आपका फ्रेंड होता है। तो जैसे देखो, इंडिया लो, तो इंडिया का इनमिटी एक तरह से चाइना के साथ है, तो चाइना ये जानता है कि हमारी इनमिटी इंडिया से है और इंडिया की इनमिटी पाकिस्तान से है, इसका मतलब है कि उसमें दोस्ती है। तो एक ये सिचुएशन है। लेकिन और अदर कंट्रीज के साथ देखोगे तो वहां जो रिलेशंस है, चाइना चाइना इकोनॉमिक पावर है। इकोनॉमी के बूते पे ही चाइना सारे जगह अपना कंट्रोल रखना चाहता है। सॉफ्ट पावर यदि हम देखें तो सॉफ्ट पावर हमारे पास बेटर कंडीशन में है। हम जो इंडिया है, लंबे समय से, अभी हमारे प्रधानमंत्री जी भी लंबे समय से कहते आ रहे हैं कि भारत ने दुनिया को युद्ध नहीं बुद्ध दिया है। तो हम जो है सॉफ्ट स्किल्स में, ये सॉफ्ट पावर में भाग लेते हैं, उसके थ्रू लोगों का दिल जीतने का कोशिश करते हैं। इनफैक्ट देखोगे कि जो आपके कुछ टॉपिक एक था वो, कि हमारे एंसेस्टर्स ने जो बेस्ट आइडियाज हमारे थे वो हमने दूसरे को दिए, और दूसरे के बेस्ट आइडिया जो थे हमने लिए। और जो विन, जो आप विक्ट्री हासिल करते हो तलवार के बूते पे, यानी सोर्ड के बूते पे, विद द हेल्प ऑफ सोर्ड, वो लंबे समय तक नहीं चलता है। लेकिन जो आपसी अंडरस्टैंडिंग के साथ चीजें चलती है तो वो बेटर रहता है। तो चाइना का अब ये, इसमें देखो, जो एक तो आप पाकिस्तान लोगे तो उसमें से CPEC आप ये करोगे, तो एक तो टॉपिक आपको मेजर ये वाला कवर करना है। फिर आप श्रीलंका लोगे, श्रीलंका में आपने देखा जो डेट ट्रैप डिप्लोमेसी के तहत जो कोलंबो पोर्ट और डिफरेंट जो पोर्ट्स को डेवलप कर रहे हैं, वो सपोज 99 ईयर्स के लिए लीज पर लिया, और फिर उस पर क्या ये हो रहा है कि वो कंट्रोल एक तरह से कर ले रहा। फिर आपका देखोगे कि बांग्लादेश, बांग्लादेश के साथ इसका ट्रेड जो है और अच्छा खासा चल रहा। फिर इधर आपका नेपाल। तो इसमें ये एक तरह से टेक्निकल है कि हाल के दिनों में किस ढंग से चाइना जो है प्रोजेक्ट कर रहा है और इंडिया को आर्थिक रूप से, इंडिया को घेरने की कोशिश कर रहा है। एक देखो स्ट्रिंग्स ऑफ पर्ल पॉलिसी देखा। तो ये इसमें से जो है, ये इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है कि किस ढंग से डेट ट्रैप डिप्लोमेसी और प्लस ट्रेड, दोनों चीजें, ऐसा नहीं सिर्फ और सिर्फ डेट ट्रैप डिप्लोमेसी। इनफैक्ट बांग्लादेश के साथ देखो तो डेट ट्रैप डिप्लोमेसी ये नहीं कर रहा है,
वो उस किस किस ढंग से कर रहा है, बांग्लादेश के ट्रेड के थ्रू कर रहा है। नेक्स्ट आपका जो है, तो ये सारी चीजों को लिखोगे, और इसमें से आपको ये नहीं बहुत सारी चीजें लिखना है कि इंडिया क्या कर रहा है, नहीं, कि चाइना क्या कर रहा है उसके संबंध में चीजों को करना चाहिए। और जो वे फॉरवर्ड में है कि सीइंग दिस थिंग्स इंडिया शुड एक्ट लाइक दैट, तो वो आप कंक्लूजन वाले पार्ट में दे सकते हो। नेक्स्ट आपका जो बी है, नेक्स्ट ऐसे, वर्क फ्रॉम होम, अ बून और ए बेन। अब ये एक्चुअल में टॉपिक जो ये प्रश्न आपको क्वेश्चन मार्क लगाया हुआ है, इसमें से आपको दोनों के बारे में कुछ लिखना है, लेकिन जब फाइनल आप कंक्लूजन दोगे तो आपको कोई एक स्टैंड लेना पड़ेगा, इधर आप बून की ओर लो या बेन की ओर लो। जो भी यूपीएससी का जो आपका एसे होता है, तो उस एसे में डायरेक्ट आप ये नहीं कहते हो कि आप थ्रू फैक्ट्स, फिगर, आइडिया, डेटा, आप उसके थ्रू जस्टिफिकेशन देते हो कि यस दिस इज द थिंग्स। तो वर्क फ्रॉम होम में कोविड के पीरियड में देखोगे कि ये ज्यादा पीक पर आया। ऐसा नहीं है कि वर्क फ्रॉम होम ये आज का कोविड में स्टार्ट हुआ, नहीं, ये लंबे समय से चलता आ रहा है। बहुत सारे इनफैक्ट जैसे एक आईबीएम देखोगे, कंप्यूटर के जो आपका डेवलपमेंट हुआ उसमें आईबीएम का बहुत योगदान है, और आईबीएम बहुत पुरानी कंपनी है। माइक्रोसॉफ्ट ये सब तो चलो ये बहुत ज्यादा दिन का नहीं, अब आज के सिचुएशन के अनुसार देखोगे तो पुराना हो गया, लेकिन आईबीएम वगैरह जो है बहुत पुराना। तो आईबीएम बहुत लंबे समय से देती आ रही है, और बहुत सारी कंपनियां हैं। लेकिन जो जॉब आपका वर्क फ्रॉम होम उसी में कर सकते हो जो सर्विस सेक्टर में है। हमेशा ध्यान रखो कि जो सर्विसेज डिलीवर कर रहे हैं वही आप ये कर सकते हो। लेकिन जहां आपका असेंबली लाइन पे वर्क करना है, जहां मैन्युफैक्चरिंग है, वो आप वहां नहीं कर सकते हो। अब फॉर एग्जांपल लो, एक डॉक्टर है, तो अब आज के डेट में बहुत सारे ऑपरेशन रोबोटिक्स के थ्रू किया जा रहा है, लेकिन अभी भी हर जगह इंटरनेट और सारी चीजें इतनी फास्ट नहीं हुई है। तो कुछ चीजें, एक ऑपरेशन करना है तो इन जनरल जो है डॉक्टर को वहां उपस्थित रहना है। लेकिन जो लोअर स्ट्रेटा का पीपल हैं, लोअर स्ट्रेटा इन द सेंस की जो मीनियल वर्क कर रहे हैं, जो नॉन स्किल्ड वर्क कर रहे हैं, उनको तो उस स्थान पे रहना है। अब एमजी नरेगा में आप नहीं बोलोगे ना कि हम घर से ही काम कर लेंगे, आपको वहां उपस्थित रहना पड़ेगा। एक मैन्युफैक्चरिंग प्लांट में कोई काम करने जा रहा, तो उसमें से वो उसे वहां उपस्थित रहना पड़ेगा, एट द टाइम वहां प्रेजेंट रहना पड़ेगा। तो ये जो है वर्क फ्रॉम होम, इसके आप पॉजिटिव और निगेटिव दोनों चीजों के बारे में कि किस ढंग से इवॉल्व ये हो रहा है, और किस ढंग से चीजों को इसने फायदा पहुंचाया, और आप जो है इसको पॉजिटिव या निगेटिव दोनों आपके पास फ्रीडम है। इनफैक्ट जैसे जब गुण के तौर पे लेते हो तो बहुत सारे लोग हैं, खास करके जैसे इसके एडवांटेज में क्या आ रहे हैं कि जो बहुत सारे शहर में ऑलरेडी जो है ट्रैफिक की स्थिति बहुत खराब है। मान के चलो बैंगलोर जैसे शहरों में ट्रैफिक की स्थिति बहुत बुरी है। बड़े बड़े शहरों में ये स्थिति, जो इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन बहुत ज्यादा हो रहे हैं, व्हीकल्स इतने हैं, वो कहीं ना कहीं तो पॉल्यूशन क्रिएट कर रहे हैं। यदि वर्क फ्रॉम होम करते हैं तो लोग अननेसेसरी जो है रोड पर नहीं आएंगे। जस्ट एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन लो कि किसी एरिया में, किसी मतलब बड़े शहर में 10 लाख पीपल वर्क कर रहे हैं, हम हाइपोथेटिकल सिचुएशन लेते हैं। कुछ 10 लाख में मान के चलो 2 लाख भी है कि वो वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, तो एटलीस्ट बहुत हद तक चीजों को कंट्रोल करेंगे। अब सपोज बहुत सारी गाड़ियों की जरूरत है तो थोड़ी कम की जरूरत होगी, पॉल्यूशन जो क्रिएट कर रहे हैं उसको कम ये करेंगे। रोड पे जो ओवर क्राउड है वो बंद होगा, मतलब कम होगा, बंद नहीं होगा, कम होगा, ये सिचुएशन होगा। और फाइनली आपको अब जो बेन के तौर पे लेते हो तो एक तरह से इसमें से जो ये दिखाओगे कि जो नॉन स्किल्ड पर्सन है उनके साथ तो ऑफिस जाना ही है, उनको तो वर्क पर जाना ही है। तो इसमें क्या होता है कि एक उनके मन में ये फीलिंग होता है कि हम पढ़े लिखे या जो भी उस ढंग से नहीं है, तो हमें रेगुलर जाना पड़ रहा, यानी कि जो समाज में अब उसको उस ढंग से है कि जो एक तरह से वर्क कल्चर है उसमें डिफरेंस क्रिएट कर रहा है कि किसी को जाना पड़ रहा है, किसी को नहीं जाना पड़ रहा है। कुछ ऐसे हैं जिनकी मजबूरी है, वो रेगुलर उसने जाना है, जॉब में रहना है, तो ये प्रॉब्लम भी क्रिएट करते हैं। तो आप एक कोई स्टैंड दे सकते हो। नेक्स्ट है आपका कि सी में, पार्टी पॉलिटिक्स इन इंडिया इज अ फ्लरिशिंग बिजनेस, फैमिली बिजनेस।
तो जो आप किसी भी एरिया से आप स्टार्ट करो, आप जब भी लोगे तो एक तरह से उसमें से 3 4 5 एग्जाम्पल्स या इनफैक्ट 6 7 एग्जाम्पल्स दे सकते हो। सारे एग्जाम्पल्स को एक्सप्लेन नहीं करना है, आप कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हो। अब फॉर एग्जाम्पल स्टार्ट आप सपोज इंडिया के जो सबसे बड़ा स्टेट है पॉलिटिकली, सबसे ज्यादा नंबर ऑफ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को सेंड करते हैं, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में जैसे देखो तो मुलायम सिंह यादव एंड फैमिली, माननीय श्री मुलायम सिंह यादव जी का डेथ हो गया 22 में। अब उसके बाद देखो उनकी फैमिली क्या है, उनका जो फलता फूलता एक पारिवारिक बिजनेस है पॉलिटिक्स, अखिलेश यादव, डिम्पल यादव, राम गोपाल यादव, शिवपाल यादव और उनके प्रतीक यादव, धर्मेंद्र यादव और इन नंबर ऑफ पीपल हैं। तो वो सारे के सारे तो इसको ये एग्जाम्पल्स के तौर पे दोगे तो एक ये है। अब दूसरा यूपी में और परिवार लो, मान के चलो जो चौधरी चरण सिंह हमारे पूर्व प्रधानमंत्री, उनके बेटे अजीत सिंह का भी डेथ हो गया, अब उनके बेटे जयंत सिंह। फिर आप ये देखो अनुप्रिया पटेल, उनके फादर थे। फिर ये हैं और बहुत सारे लोग हैं बिहार में लोग, तो लालू प्रसाद यादव एंड फैमिली, रामविलास पासवान एंड फैमिली, इनफैक्ट अनुग्रह नारायण सिंह जो फर्स्ट डेप्यूटी सीएम थे, वो उनके फैमिली और इन नंबर ऑफ पीपल्स को देख सकते हो। अब उधर यदि आप पश्चिम बंगाल जाते हो तो एक तरह से अभी क्या है, ममता बनर्जी, और ऑब्वियसली ममता बनर्जी मैरिड नहीं है, लेकिन उसके बाद उनके लिगेसी, उनके जो नेफ्यू हैं उनको जाएगा। या फिर आप झारखंड में जाते हैं तो झारखंड मुक्ति मोर्चा, शिबू सोरेन एंड फैमिली। फिर आप जैसे मध्य प्रदेश में जाते हो तो फिर सिंधिया फैमिली है। फिर आप ये देखो कमलनाथ के फिर बेटे हैं। फिर आप जाओ साउथ में जाओ तो तेलंगाना देखो, के चंद्रशेखर राव एंड फैमिली। फिर आप आंध्र प्रदेश में जाओ, चंद्रबाबू नायडू एंड फैमिली। फिर आप तमिलनाडु में जाओ तो फिर ये आपका जो एम करुणानिधि एंड फैमिली। तो मतलब हर जगह जो है ऑलमोस्ट एन नंबर ऑफ एग्जांपल्स आपके कांग्रेस, इनफैक्ट नेहरू गांधी फैमिली और ये। तो इसमें से जो ऐसा नहीं है कि हम सारे एग्जांपल्स को ही एक्सप्लेन करने लग जाएंगे, नहीं। तो इसमें से ये चीज को डालना है कि दिस इज नॉट फ्रॉम वन साइड ऑफ द कंट्री और अदर साइड ऑफ द, इनफैक्ट आप नॉर्थ ईस्ट वगैरह में भी ले सकते हो सेम सिचुएशन, जैसे पीएस संगमा के बेटे अभी मेघालय के सीएम हैं। तो ऐसे ही सब जगह है। तो आप ये करोगे कि जो हर जगह जो है, ऐसा नहीं है कि जो फैमिली बिजनेस है तो वो सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिक्स। इनफैक्ट डॉक्टर का बेटा डॉक्टर बन रहा है, इंजीनियर का बेटा शायद इंजीनियर बन रहा है, बिजनेसमैन का बेटा, अब धीरू भाई अंबानी के बेटे मुकेश अंबानी, मुकेश अंबानी के बेटे आकाश अंबानी, तो वो बिजनेस हाउसेस में भी ये चल रहा है, हर जगह चल रहा है। तो सिचुएशन है। अब इसमें से देखो जो गुड एंड बैड, यदि सपोज करो कि किसी पॉलिटिशियन कोई है, उनके बेटे हैं और वो अच्छा वर्क कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं है कि वो खराब है। प्रॉब्लम तब क्रिएट होता है जब आप किसी दूसरे टैलेंट को नहीं आने देते हो कि हम ही बनेंगे। जैसे आप देखो शिवसेना को ही फॉर एग्जांपल लो, तो शिवसेना में बाला साहब ठाकरे ने स्टार्ट किया पार्टी। उसके बाद आज जो नारायण राणे बीजेपी में हैं, वो कभी सीएम हुआ करते थे शिवसेना के पार्टी से ही। फिर उन्हें लगा कि शिवसेना में अब हमारे लिए ज्यादा जगह नहीं है, जो बाला साहब ठाकरे हैं अपने बेटे को प्रमोट कर रहे हैं, तो वो साइड हो गए। फिर देखोगे छगन भुजबल, तो वो भी साइड हो गए। फिर देखोगे कि इनका अपना भतीजा जो राज ठाकरे, वो भी अलग हो गए। और अभी देख रहे हो फिर से। तो सिचुएशंस ये होता है कि परिवार को आप आगे बढ़ा रहे हो, आपके पॉलिटिकल फैमिली से हैं और उनके बच्चे आ रहे हैं, ये प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम ये है जब डेमोक्रेसी फिनिश हो जाता। लेकिन एक तरह से ये इसको निगेटिवली टोन्ड है, जो मैं ये बताता हूं ना कि दो टाइप के ऐसे होते हैं, एक पॉजिटिवली टोन्ड होते हैं, एक निगेटिवली टोन्ड होते हैं। और कुछ टॉपिक्स जो होते हैं वो न्यूट्रल टाइप के होते हैं, आपको अपना डिसीजन लेना होता है। लेकिन ये जो है पॉजिटिव टर्म्स में जनरली नहीं है। ऐसा नहीं है इसमें आप हर चीज निगेटिव निगेटिव भर दोगे, लेकिन इन जनरल जो है निगेटिवली टोन्ड है, तो आपको उस ढंग से इसको प्रेजेंट करना है।
नेक्स्ट यदि देखोगे डी नंबर है अनएम्प्लॉयमेंट एंड द न्यू एजुकेशन पॉलिसी। हमारे यहाँ एजुकेशन की एक प्रॉब्लम क्या है ना, एजुकेशन पॉलिसी की, कि जो एजुकेशन रोट लर्निंग पर आधारित है और जो ट्रेडिशनल सब्जेक्ट्स हम पढ़ते हैं, लेकिन जो वोकेशनल एजुकेशन है उसकी कमी है। आप वोकेशनल एजुकेशन नहीं दे रहे हो। अब फॉर एग्जांपल लो, एन नंबर ऑफ पीपल आपको मिल जाएंगे। सो कुछ जो एजुकेशनल सेंटर है, जैसे आप दिल्ली जाओ तो मुखर्जी नगर में जाओ तो पता चलेगा कि ठीक है, ये पोस्ट ग्रेजुएशन है, इस सब्जेक्ट में डॉक्टरेट किए हुए हैं, हिस्ट्री में, ज्योग्राफी में, साइंस में, या जो भी है। लेकिन प्रैक्टिकल उनके पास कोई एक्सपीरियंस ऐसे फील्ड का नहीं है जहां की वो अच्छी तरीके से। अब ऑब्वियसली बात है कि यदि आपने हिस्ट्री में पोस्ट ग्रेजुएशन किया हुआ है और हिस्ट्री पे कमांड है तो आप एक टीचर बन सकते हो, लेकिन आपने वो स्किल नहीं सीखा कि आप एक क्यूरेटर बन सकते हो, आप आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया या उस ढंग से ऑर्गेनाइजेशन है उसमें कंट्रीब्यूट कर सकते हो। आपने पीएचडी तो कर ली, मास्टर्स तो कर लिया, लेकिन प्रैक्टिकल स्किल्स आप नहीं सीख पाए। ज्योग्राफी आपने पढ़ लिया लेकिन प्रैक्टिकल स्किल्स जो है कर नहीं पाए, और आपको अनएम्प्लॉयबल एक तरह से है। तो जो नई शिक्षा नीति है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो 2020 है, उसमें ये कोशिश किया जा रहा है कि प्रोफेशनल एजुकेशन दिया जाए, जो वोकेशनल ट्रेनिंग दिया जाए, ताकि यूथ जो है अनएम्प्लॉयमेंट उनमें कम हो। जैसे आप देखोगे कि आईटीआई इंस्टीट्यूशंस पे अधिक जोर दिया जा रहा है, सारे स्टेट्स इस चीज पे फोकस कर रहे हैं। अदर वोकेशनल जो ट्रेनिंग कोर्सेज हैं, इनफैक्ट देखोगे कि स्टाइपेंड बहुत सारे कोर्सेज में दिए जा रहे हैं कि यस आप 6 मंथ 5 मंथ्स 10 मंथ्स का ट्रेनिंग लो, आपको जितने दिन तक आप ट्रेनिंग कर रहे हो उसमें कुछ स्टाइपेंड मिलेगा ताकि आप अपना आराम से पढ़ाई पूरा कर सको। और कोर्स करने के बाद सपोज 3 मंथ्स ताकि आपको सरकार जो है या ऑर्गेनाइजेशन जो है वो आपको जॉब ढूंढने में मदद करे। तो वोकेशनल हमारे यहाँ एजुकेशन की कमी है। आप नॉर्मल ग्रेजुएशन कर लेते हो तो उसका कोई फायदा नहीं है। अब फॉर एग्जांपल किसी ने इंजीनियरिंग कर रखा, तो इंजीनियरिंग में एक तरह से उनके पास प्रोफेशनल डिग्री है, लेकिन मेयर प्रोफेशनल डिग्री आपको काम नहीं देगा, लेकिन आपने स्किल सीख रखा है। अब इंजीनियरिंग में सपोज किसी ने किया, लेकिन अब बेसिक्स उसने सीख रखा है, फिर उसको थोड़ा सा और ट्रेंड करके अब एक हिस्ट्री वाला बंदा है या ज्योग्राफी वाला बंदा है या फिर आपका इकोनॉमिक्स किए हुए है, तो एक इकोनॉमिस्ट बन सकता है वो। लेकिन सिर्फ वो एग्जाम में पास हुआ है, थ्योरेटिकल उसके पास नॉलेज है और प्रैक्टिकल चीजों को पर वो फोकस नहीं किया, तो वो सही से वर्क नहीं कर सकता। अब उसको दूसरे फील्ड में यदि ट्रेंड करना चाहोगे तो मुश्किल होगा। लेकिन हम जो 2020 एजुकेशन है उसमें प्रोविजंस ये किए हैं, तो उसके बारे में ही आपको लिखना है। अब ये प्योर टेक्निकल है एक तरह से, इसमें निगेटिवली टोन्ड और पॉजिटिवली टोन्ड उस ढंग से हम नहीं कर सकते हैं। ये जो है आपको टेक्निकल रूप से दोनों में स्टेब्लिश रिलेशन करना है कि एक तरह से जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है, जो एनईपी 2020 है, वो किस ढंग से आपके अनएम्प्लॉयमेंट को कम करने में ये मदद कर रहा है। ठीक है, तो इस चीज के बारे में आपको इस पर ये वर्क करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर ई जो है, अर्बनाइजेशन इज हजार्डस टू ह्यूमन हेल्थ। अब ये देखो एक्चुअल में क्या है, ये भी निगेटिवली टोन्ड है। अर्बनाइजेशन जो है वो हजार्डस है, इसका ये मतलब नहीं है कि आप अर्बन सेंटर में नहीं रहे। अर्बनाइजेशन हजार्डस इस वजह से है कि जो शहर है, जो अर्बन एरिया है, उसकी जितनी कैपेसिटी है उससे आप अधिक लोगों को वहां रख रहे हो। अब सपोज करो कि जो अर्बन एरिया का डेफिनेशन क्या है। अर्बन एरिया का डेफिनेशन हमारे यहाँ है जो लेटेस्ट लास्ट जो डेफिनेशन, ऑब्वियसली उसमें अब चेंजेस की बहुत जरूरत है। तो जो लास्ट डेफिनेशन अर्बन एरिया का है कि जो पॉपुलेशन डेंसिटी हो वो 400 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर से अधिक हो, पर स्क्वायर किलोमीटर से अधिक हो। 75% एटलीस्ट जो मेल हैं वो नॉन एग्रीकल्चर एक्टिविटी में लगे हुए हैं। अब ये यदि कंडीशन देखो तो ये पूरे इंडिया का 400 प्लस ये हो चुका है। अब बिहार का देखो, पूरे बिहार का 1100 प्लस जो है वो 1100 प्लस 2011 सेंसस के अनुसार ही अब तो 1300 का प्लस हो गया होगा। तो सोचो ये तो पूरे बिहार की स्थिति हो गई, वेस्ट बंगाल और बहुत सारे। दिल्ली में सोचो कि एक्चुअल में ऑफिशियल डेटा के अनुसार अभी 15,000 हो जाएंगे,
पर स्क्वायर किलोमीटर में, और नॉन ऑफिशियल में तो और ज्यादा भी हो सकते हैं। तो जो उनकी शहरों की क्षमता है उससे बहुत अधिक लोग वहां रह रहे हैं, बहुत अधिक लोग चले जा रहे हैं, इस वजह से हजार्डस हो। तो आपको ये बताना होगा। अब ये ऐसे लग रहा कि अर्बनाइजेशन इज हजार्डस टू ह्यूमन हेल्थ, इट डजंट मीन कि शहर में जो रह रहा, नहीं, शहर में जो रह रहा यदि वहां सुविधाएं सही मिल रही है, पर पर्सन जो है एक तरह से स्पेस ठीक है। दिल्ली में आप देखो कुछ एरिया में इतने ज्यादा क्राउड हैं कि आप कह नहीं सकते हो, और कुछ एरिया में जाओगे तो वहाँ बड़ा अच्छा सुकून महसूस होता है। फॉर एग्जाम्पल, जब मैं दिल्ली में रहता था ऑब्वियसली, फिर लॉकडाउन के बाद फिर मैं चला आया, तो वहाँ अच्छे खासा समय रहा। तो मैं त्रिमूर्ति भवन जो नेहरू जी जहाँ रहा करते थे, तो उस एरिया में मैं रेगुलर वहाँ का विजिटर था, नेहरू मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी। तो उस एरिया में जाता था तो अच्छा फील होता था कि बड़े बड़े बंगले हैं, सरकारी क्वार्टर, आइदर किसी पूर्व राष्ट्रपति का है, पूर्व प्रधानमंत्री का है, या फिर हाई सुप्रीम कोर्ट के जजेज का है, या आर्म फोर्सेस के हेड का है। तो उस एरिया में क्या है, बहुत स्पेस है। तो वहां पता चल रहा है कि 1 स्क्वायर किलोमीटर में 200 पीपल रह रहे हैं, और किसी एरिया में 20,000 रह रहे हैं, तो यानी कि इससे 100 टाइम्स ये क्राउड है। तो जो अर्बनाइजेशन है उसमें जो हाफाजत रूप से अर्बनाइजेशन हो रहा है, ये भले आपको नहीं दिया हुआ है, आप डायरेक्टली सिर्फ अर्बनाइजेशन को नहीं कर सकते हैं। जो इसमें अर्बनाइजेशन अनऑर्गेनाइज तरीके से किया जा रहा है और ओवरबर्डेंड जो सिटी है, ये प्रॉब्लम है। तो इसके ऊपर आपको ये लिखना है। तो इसमें क्या है, ये एक तो देखो हेल्थ के लिए ऑलरेडी दिया हुआ है, तो हेल्थ के जो पैरामीटर्स हैं उसको आप ये करोगे कि जो वाटर, ये सही नहीं है, प्योर वाटर नहीं मिल पाता है, और वाटर का ट्रीटमेंट में प्रॉब्लम है। एयर जो है उसमें दिक्कत है। लैंड है वो टॉक्सिक हो रहा है, अब इधर उधर प्लास्टिक्स और ये वो चीजों को कर रहे हैं। फिर आपका नॉइज पॉल्यूशन, लाइट पॉल्यूशन, तो ये नंबर ऑफ पॉल्यूशन है उस आधार पे। अब उसमें से क्या है कि कुछ रिपोर्ट्स के बारे में आप बताओगे, इधर WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का रिपोर्ट, या यूनाइटेड नेशंस का ये, या उस ढंग से चीजें जो भी हैं उसको आपको करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर एफ जो है, इनफिल्ट्रेटर्स आर ए थ्रेट टू इंडिया सिक्योरिटी। यस, जो घुसपैठिए हैं भारत की सुरक्षा के लिए खतरा है, ये आपका तो प्रूवन फैक्ट है, इसमें से कोई दिक्कत ही नहीं है। घुसपैठिए जो है हेल्पफुल तो नहीं होंगे। अब उसमें से घुसपैठ की समस्या हमारे कहाँ कहाँ से है। एक तो इन्फिल्ट्रेटर्स का डेफिनेशन आप दे सकते हो, डिफाइन उसको करो। इन्फिल्ट्रेटर्स कौन है, जो इलीगल तरीके से हमारे एरिया में घुस रहे हैं। एक जो महाभारत में जैसे कहते हैं ना, भीष्म पितामह, कि यदि मित्रता का भाव लेकर हमारे पास आओगे तो मैं स्वयं दरवाजे पर आकर के तुम्हारा स्वागत करूंगा, लेकिन शत्रुता का भाव लेकर आए तो फिर तुम्हें मेरी लाश से गुजर करके ही अंदर आ सकते हो, अन्यथा नहीं आ सकते हो। तो जो इन्फ्लिक्टेटर्स हैं वो एक तरह से अनऑथराइज्ड इलीगल तरीके से आते हैं। अब इसमें से आप डिफरेंट बॉर्डर्स के बारे में लिखोगे। एक तो जो आपका LOC है, LAC है, और जो इंडिया बांग्लादेश बॉर्डर है, इंडिया नेपाल बॉर्डर है, और ये सब जो है मेनली LOC, LAC, इंडिया नेपाल बॉर्डर, इंडिया बांग्लादेश बॉर्डर, इन सब पर जो क्या क्या समस्याएं हो रही है, और फिर इस समस्याओं को भले नहीं दिया हुआ है कि किस ढंग से हम उन समस्याओं को हैंडल कर रहे हैं, उसको डील कर रहे हैं, ये क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ है, लेकिन रीड बिटवीन द लाइन आपको जब करोगे तो इन चीजों को भी आपको हाईलाइट करना है। तो इसमें से आप इंडिया के इंटरनल सिक्योरिटी के बारे में चीजों को जानोगे, तब आप उसको सही तरीके से लिख सकते हो कि किस एरिया में किस चीज का प्रॉब्लम है। अभी जैसे फॉर एग्जाम्पल ड्रोन, ड्रोन भी एक तरह से इन्फिल्ट्रेटर ही है, वो इन्फिल्ट्रेशन ही है। तो अभी एक जो पंजाब बॉर्डर पे देख रहे हो कि जो ड्रोन की समस्या एक अलग तरीका से समस्या आ रही है, उसमें ड्रग्स, जो आर्म्स वेपन्स, ये सारी चीजें हो रही है। तो जितने भी ऐसे देखो, एक चीज ध्यान रखो कि ब्यूटी यहाँ क्या है, कि कोई भी ऐसा नहीं है जो ऑल सिक्स इस पे देखे, कि जिस पे आप कह सकते हो कि हम कुछ भी नहीं जानते हैं। देखो अब जिस कैंडिडेट ने
प्रिपरेशन किया है लास्ट 6 मंथ, 8 मंथ, 1 ईयर या 2 ईयर्स, तो वो ये तो नहीं कर सकता ना कि मैं कुछ भी इस फील्ड में नहीं जानता हूं। लेकिन ये भी है कि प्रॉपर तरीका से नॉलेज शायद आपको, जब तक कि आपने न्यूज़पेपर को प्रॉपर नहीं पढ़ा है, न्यूज़पेपर को अच्छे तरीके से, एडिटोरियल को नहीं पढ़ा है 1 ईयर, 1.5 ईयर, या न्यूज़पेपर सपोज नहीं तो आप जो कोई भी मैगजीन है, मंथली मैगजीन आता है, जब तक आपने उसको डिटेल में नहीं पढ़ा है तब तक आपके लिए प्रॉपर टू द पॉइंट लिखना मुश्किल होता है। और कहीं भी आप कुछ भी लिख दोगे तो बिलीव मी, आपको 1 मार्क भी मिल सकता है 20 में से, 2 भी मिल सकता है, 3 भी मिल सकता है, लेकिन वही आप अच्छा लिखोगे तो 12 भी मिल सकता है। अब आर्गुमेंट राइटिंग में है, राइट आर्गुमेंट, ये तो आर्गुमेंट में आपके पास चॉइस नहीं है, रिपोर्ट में आपके पास चॉइस नहीं है, जो है उस टॉपिक को आपको लिखना है। तो ये है इलेक्शंस इन स्टेट्स शुड बी हेल्ड साइमल्टेनियसली। तो इसलिए एक तरह से पॉजिटिव में लिखोगे कि होनी चाहिए, क्यों होनी चाहिए कि इंडिया में 28 स्टेट्स और जो यूनियन टेरिटरी अभी जो है वो 3 UT जो है, उसमें आपके लेजिस्लेटिव असेंबली है। हाउएवर अभी कश्मीर का इलेक्शन नहीं हुआ है, जब से यूनियन टेरिटरी बना है वो बाइफरकेट हो करके, तो JNK में अभी इलेक्शन नहीं हुए हैं, लेकिन 28+2 तो है जहां इलेक्शन हो रहे हैं। तो यानी कि 30 और 5 ईयर्स, यानी कि ऑन एन एवरेज 6 इलेक्शंस एवरी ईयर। तो यदि इलेक्शन हो रहा है तो आपका वहां मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगा रहेगा, तो उसमें प्रॉब्लम है। तो इलेक्शन साइमल्टेनियसली हो तो ये फायदा है। फायदा किस सेंस में है कि जो गवर्नमेंट है उनको मोर डेज मिलेंगे, मोर टाइम मिलेंगे डेवलपमेंटल वर्क को फोकस करने में। जो बहुत सारे जो सेंट्रल मिनिस्टर हैं या प्राइम मिनिस्टर हैं, प्राइम मिनिस्टर देश का इतना बड़ा कंट्री है, राउंड द क्लॉक चाहिए, यानी 24 घंटे भी काम करोगे तब भी नहीं कर सकते हो। और उसके बीच में हर रेगुलर इंटरवल पे प्राइम मिनिस्टर को कभी नॉर्थ ईस्ट जाना पड़ रहा है, कभी ऐसा नहीं है कि वो देश में नहीं जाएंगे, लेकिन एक हुआ कि हम विकास के कार्यों के लिए जा रहे हैं, और एक हुआ कि जस्ट अपोजिशन को क्रिटिसाइज करने के लिए जा रहे हैं। इलेक्शन में तो कुछ भी आप करते हैं ना कि एकदम ये है वो है, लेकिन जब डेवलपमेंटल कार्य के लिए जाते हैं तो सारे लोग एक मंच पे आते हैं, इनफैक्ट अपोजिशन के भी लीडर होते हैं वो भी आते हैं, तो विकासात्मक कार्यों में अधिक टाइम मिलेगा। जो पीपल भी हैं, वंस इलेक्शन होता है तो लोग मोटिवेटेड होते हैं कि यस ठीक है हमें जाना चाहिए, और ऐसा लगता रहे हाँ एक आदमी के लिए तो एक ही जगह इलेक्शन हो रहा है ना, लेकिन फिर भी साइमल्टेनियसली होता है तो लोगों में जोश रहता है कि अच्छा अच्छा, कोई दूसरे स्टेट का सपोज साथ में रह रहा, बोला कि अच्छा ऐसा मैं वोट देने जा रहा हूँ, तो जो नहीं भी जाने वाला तो लगता है अच्छा यार जब तुम जा रहे हो वोट देने के लिए तो मैं भी चला जाता हूँ। तो ये है कि पॉजिटिव है कि इन चीजों को, एक्सपेंडिचर जो है वो बार बार इनकर करना पड़ता है तो वो कंट्रोल रहेगा। अब निगेटिव में लिखोगे, यानी निगेटिव इन द सेंस है कि अगेंस्ट में लिखोगे, तो हम हमारा सेटअप ऐसा हो गया है कि 2 पार्टी सिस्टम और ये टाइप का तो है नहीं, या अर्ली टाइम में देखोगे तो जिनका सेंट्रल में गवर्नमेंट था उनका भी गवर्नमेंट स्टेट में था, तो वहां चीजों को मैनेज करना आसान था। लेकिन अब आज की डेट में इन नंबर ऑफ रीजनल पार्टीज हो गए हैं, तो सेंटर पे किसी और का रूल है, स्टेट्स में किसी और का रूल है, तो सम टाइम जो रीजनल पॉलिटिकल पार्टी सोचते हैं कि एक साथ हम इलेक्शन कराते हैं तो जो नेशनल पार्टी है उनको एडवांटेज मिल सकता है। या फिर किसी स्टेट में सपोज हंग इलेक्शन हो गया, हंग असेंबली हो गया, तो फिर आप क्या करोगे, उस समय आपको प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाएंगे। एक्चुअली इनिशियली क्यों साइकिल ब्रेक हुआ, क्योंकि कुछ स्टेट्स जो है, कुछ स्टेट गवर्नमेंट कोलैप्स कर गए, आइदर वो सेंट्रल गवर्नमेंट की के कारण या जो भी सिचुएशंस रहे हों, तो ये पॉसिबल नहीं एक तरह से है, तो ये आप उसको ऊपर लिखोगे। नेक्स्ट है फार्मर्स प्रोटेस्ट आर पॉलिटिकली मोटिवेटेड। तो अब ये देखो एक्चुअली ये हाईली कंटेशियस था। अब इन सारे चीजों पे एक तरह से पॉलिटिकल टॉपिक है, तो इस पर दोनों चीजों को, क्योंकि देखो आप एक पॉलिटिकल पार्टी के लीडर नहीं हो कि आपका जो एडिटोरियल होगा और वो न्यूज़पेपर में आएगा तो कुछ लोग आपसे नाराज होंगे, ये आप एग्जामिनेशन के लिए लिख रहे हो, तो आपको दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से ये करना है कि यस में जस्टिफाई करना है, 4 में लिखना है तो लिखोगे
कि ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड हैं। इनफैक्ट देखा जाए तो आप ये बताओगे कि किसानों को तो बेनिफिट्स दिया जा रहा है ना, आपको तो और बेटर ऑप्शन दिया जा रहा है, लेकिन बहुत सारे जो अपोजिशंस वाले हैं वो इनको मदद कर रहे हैं, तो ये पॉलिटिकली तो मोटिवेटेड है। बहुत सारे लोग जो हैं, इनफैक्ट आज जो किसान हैं वो उनके पास ऑप्शंस है, अपॉर्चुनिटी है चीजों को ग्रो करने का। आप चाहो तो धान गेहूं से अधिक चीजों को ग्रो कर सकते हो, लेकिन ये जो पैडी और एमएसपी ये सब है पॉलिटिकली मोटिवेटेड इशू हो गए। अब दूसरा है अगेंस्ट में जब लिखोगे तो बोलोगे नहीं, फार्मर्स आर हैविंग जेन्यून कॉजेज, जेन्यून उनके रीजंस हैं, तो इनको ये करोगे। नेक्स्ट जो रिपोर्ट लिखोगे तो ये ऑक्सीजन सिलेंडर क्राइसिस इन, ऑब्वियसली बात है, देखो इस ईयर में बहुत सारे, इनफैक्ट देखोगे कि इसमें पोल वायलेंस इन वेस्ट बंगाल, तो इस पर ममता बनर्जी जी गुस्सा हो गई। इस पर देखोगे कि अरविंद केजरीवाल जी, तो ऐसे जो ऑक्सीजन सिलेंडर क्राइसिस इन दिल्ली, तो इसमें देखो रिपोर्ट में हमको एज सच क्या हो रहा हुआ उस पर हमको, हमें ये नहीं करना चाहिए कि इसको ये करना चाहिए, ये हुआ ये सिचुएशन, क्योंकि ये घटना हो चुकी थी, जो ऑक्सीजन सिलेंडर क्राइसिस वाला था ये घटना हो चुकी थी। तो उसके संबंध में आपको लिखना था कि किस ढंग से लोग ऑक्सीजन सिलेंडर के लिए भागे भागे फिर रहे थे। किसी को हमको डायरेक्टली उस ढंग से पार्टिकुलर ब्लेम नहीं करना है, जो कुछ हुआ उसको आपको प्रेजेंट करना है। तो रिपोर्ट में बहुत बार क्या है कि टेक्निकल स्पेसिफिकेशन डेटा ये सब जानते हो, रिपोर्ट कोई जानते हो तो ज्यादा बेटर है। तो उस चीज को किसी आपने न्यूज को किसी को हमें ब्लेम नहीं करना है, लेकिन जो सिचुएशंस हुई उसके बारे में आपको जिक्र करना है। पोल वायलेंस इस वेस्ट बंगाल, इसका मतलब ये नहीं था ना कि इस लास्ट के इलेक्शन में, ये तो है कि पोल वायलेंस का एक ट्रेडिशन है वेस्ट बंगाल में। वेस्ट बंगाल एक ऐसा स्टेट है एक तरह से देखो कि जो एक टाइम में कहा गया था कि जो बंगाल सोचता है आज, कल वो देश सोचता है। यानी कि आज जो बंगाल में रेनेसा, इंडिया में यदि देखोगे तो रेनेसास जो है वो बंगाल से स्टार्ट होता है। आप देखोगे कि जो इनिशियल इंडिपेंडेंस स्ट्रगल या फिर राजा राम मोहन राय, ईश्वर चंद्र विद्यासागर और बहुत सारे, टैगोर फैमिली, तो ये सब क्या है, स्वतंत्रता आंदोलन से लेकर के पुनर्जागरण, रेनेसा, या फिर जो समाज को, सोसाइटी को अवेयरनेस फैलाना, या फिर जो बहुत सारे इविल प्रैक्टिसेस थे उनको खत्म करना, तो इन सारे में बंगाल ने अहम भूमिका निभाया। लेकिन आज दुख होता है कि वही बंगाल जो है लंबे समय से पॉलिटिकल वायलेंस होता आ रहा, जिस भी पार्टी की सत्ता होती है वो कहीं ना कहीं ऑफिस को मिसयूज करते हैं। एक समय था, देखो ऐसा नहीं है, आज की जो सीएम है ममता बनर्जी, वो भी कभी पॉलिटिकल वायलेंस की शिकार हुई हैं, वो भी वायलेंस की शिकार हुई हैं। तो ये एक सो रॉन्ग वे है। तो हमें डायरेक्ट किसी भी वहाँ के पार्टी को सिर्फ एक को हम ब्लेम नहीं कर सकते हैं। दोनों तरफ से आपने कम्युनल हेट्रेड, दोनों तरफ ने कुछ ना कुछ ये करने की कोशिश की, तो ये था। अब नेक्स्ट जो है आपको प्रेसी इसमें लिखना है। तो ये प्रेसी देखोगे कि किसी भी प्रेसी को ऑब्वियसली आपके पास, आप इसको डाउनलोड करो और इनको देखो, इनके ऊपर आप वर्क करो। जितना अधिक आप इसको, इसके ऊपर सर्च करोगे, जितना आप इसको प्रॉपर टाइम दे करके पढ़ोगे, देखो ये परफेक्टली डॉक्यूमेंटेड एक टॉपिक है, एक आर्टिकल है। अब इस आर्टिकल में एक थीम लिया गया है, अब कहाँ से पैराग्राफ चेंज कर रहे हैं, कहाँ इनमें फुल स्टॉप दिया जा रहा, कहाँ कॉमा दिया जा रहा, ये सारी चीजें जो है ये बेस्ट वे है, आपको एक सही तरीका है आपको देखने का। तो इनको देखो और फिर इस पे वर्क करो। और जिनको भी जैसे भी, अब ये आपका रीडिंग कम्प्रिहेंशन है, अब आप इसको पढ़ोगे, आराम से पढ़ो। ये एक्चुअली ना यदि आप प्रेसी देखोगे तो प्रेसी थोड़ा इसमें से टफ था, लेकिन जो आरसी है, आरसी ये बहुत आसान था। रीडिंग कम्प्रिहेंशन वाला जो ये टॉपिक है ये बहुत आसान है। ओके, तो इसको देखो, इस पर वर्क करो, इसके सॉल्यूशन कुछ चीजें हम प्रोवाइड कराए हुए हैं ऐसे वगैरह से लेकर के। और फिर ग्रामर वगैरह का देखो, ग्रामर ये सब भी क्या है कि रिपीटेड टाइप के मोर और लेस, जैसे फ्यू टॉपिक्स हैं जो हमने फर्स्ट वाले लेक्चर में बताया, तो उन टॉपिक्स को यदि आप वर्क करते हो तो आपके लिए बहुत अधिक मुश्किलात नहीं रहेंगे, आप चीज़ों को सोल्व कर सकते हो। फिर कुछ भी क्वेश्चंस की, अब ये मीनिंग वाले में, मीनिंग में जितना आप जानोगे, जितना आप न्यूज़पेपर वगैरह एडिटोरियल पढ़ते पढ़ते और सारी चीज़ों से आपको याद होता है तो उतना फायदा होगा। सेंटेंस करेक्शन के लिए होता है,
तो ये कुल मिलाकर के ये 21 के पेपर थे, इसको हमने डिस्कस किया। ओके, तो कुछ भी क्वेश्चंस क्यूरी डाउट्स होता है, इधर आप टेस्ट लिखना चाहते हैं या बैच ज्वाइन करना चाहते हैं, तो आप मैसेज कर सकते हैं 8527146498, ये व्हाट्सएप नंबर, या इस टेलीग्राम नंबर 7404909669 पे। ओके, थैंक यू।